हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का मैराथन क्लास चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है जो कि भारतीय संविधान में उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल्स और नियम दिए गए हैं। वह महत्वपूर्ण कार्य करता है उन अधिकारियों के बीच जो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय में पदस्थ हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। यह अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था किया गया है। अब हम समझेंगे कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसका कार्य क्या है, इसके अधिकार क्या हैं, इसका दायित्व क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG यानी कैग। बड़ा ही चर्चित पद है कैग। कार्य, योग्यता और अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। वह संसद का एक अधिकारी नहीं है, वरन वह राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। ध्यान रखिएगा कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह जो होता है किसके अधीन कार्य करता है। पहली बात, राष्ट्रपति के अधीन। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी कार्य करता है। अर्थात वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी यह अपने कार्य के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए संसद को कोई जवाब नहीं देता है। यानी संसद के प्रश्नों का जवाब ये नहीं देता, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से किसके लिए है, राष्ट्रपति महोदय के लिए है। बात समझ रहे हैं हमारी। अंतर समझिए। जो हमने हमारा जो कल का टॉपिक था महान्यायवादी, उसमें हमने पढ़ा था कि वह संसद का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। वह बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। और वो जो सारा रिपोर्ट बनाता है वो संसद में ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस पद का सुझाव दिया गया था। इस बात को समझिएगा। यानी इस पद का सबसे पहले निर्माण करने की जो बात हुई थी, निर्माण करने की जो पहल हुई थी, वह कहाँ हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी अंग्रेजों के समय में ही इस पद का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, जनन हुआ था। ठीक है ना। आगे है, नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यानी डायरेक्ट इसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल समझिए। कार्यकाल 65 वर्ष। ठीक है ना। कितना होता है, 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। मान लीजिए जैसे 6 वर्ष खत्म हो गया लेकिन अभी 65 वर्ष पूरी नहीं हुआ, तब भी वो रिटायर हो जाएगा। या 6 वर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ हो लेकिन अगर उम्र सीमा 65 प्लस हो गई है, तब भी उसको वह हटा दिया जाएगा। संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, यह अधिकार संसद को दिया गया है। वेतन कितना है, वेतन 2.5 लाख प्रति माह है। यानी जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसको कितना पेमेंट दिया जाता है, 2.5 लाख प्रति माह। शपथ, वह शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको दिलाया जाता है। अपने पद के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो शपथ होता है उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, वही उनको दिलाते हैं। पद मुक्त होने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता। इस बात को खूब ध्यान रखिएगा कि जो भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली पद हो या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दायित्व वाला, अधिकार वाला पद हो, जब उससे कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको क्या होता है, अन्य कोई सरकारी पद देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा।
संविधान में सीएजी यानी कैग की योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संसद पर यह जिम्मेदारी है कि वह सीएजी की योग्यता और सेवा शर्तों का निर्धारण करे। यानी संविधान में सीधे साधे ये नहीं बताया गया है कि कैग बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कितना पढ़ा लिखा हो या उसके अंदर क्वालिटी क्या हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि यह जिम्मेदारी किसको दिया गया है? संसद को, जो लोकसभा है उसको दिया गया है कि लोकसभा खुद निर्धारण कर ले कि भाई सीएजी बनने के लिए, यानी कैग होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसकी सेवा करने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मित्रों। वर्तमान में शक्ति और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के अधीन कार्यरत है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यह जो नियम पारित किया गया है किसके लिए? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए, वह 1971 के नियम से प्रेरित है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनके विरुद्ध क्या होता है? महाअभियोग लाया जाता है। महाभियोग में क्या होता है समझिए। महाभियोग में क्या होता है कि वह उस न्यायाधीश के खिलाफ सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है। लोकसभा में यदि वह प्रस्ताव पास हो जाता है बहुमत से, 2/3 बहुमत से, तो वह प्रस्ताव फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा भी यदि उस प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है फिर उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर से उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ भी किया जाता है। देखिए इसमें दिया है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव लाया जाता है। कार्य देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्य, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। लोक निधि का संरक्षक होता है। इस लाइन को गौर करिए। लोक निधि माने होता है, निधि माने होता है रुपया पैसा, लोक माने होता है सामान्य जनता के, यानी जनता के रुपये पैसे का ये क्या है? एक संरक्षक है। संरक्षक माने कि जनता के पैसों को बचाने वाला, सुरक्षित रखने वाला या सही जगह पे कार्य करने वाला व्यक्ति होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसका नियंत्रण राज्य एवं संघ क्षेत्र और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। ध्यान दीजिए कि वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश तीनों जगहों पर वह कार्य करता है। वह केंद्र और राज्य की कार्यपालिका के सरकारी और अर्ध सरकारी, ध्यान रखिए, सरकारी और अर्ध सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण माने जो रजिस्टर बना होता है, आप ऐसे ठेठ भाषा में समझिए, जो रजिस्टर बना होता है उसमें कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, कितना मेंटेनेंस में जा रहा है, तो सारी चीज़ें जो लेखा जोखा होता है उसको यह देखता है और लेखांकन करता है। मतलब कि उसमें से क्या गलती हुई है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इन सब चीज़ों की भी वह रिपोर्ट बनाता है। 1976 से सीएजी केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण करता है और लेखांकन का कार्य सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स करता है। यानी 1976 से इसके काम में बंटवारा हो गया। यह अब क्या करता है? सिर्फ लेखा परीक्षण करता है और लेखांकन का कार्य इसका एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहलाता है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, वह करता है। लेखांकन माने क्या होता है? कई बच्चे ये शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो लेखांकन माने होता है पैसों का हिसाब किताब रखना, अभी जैसे मैंने बताया ना अभी आप लोगों को। और लेखा परीक्षण माने होता है पैसों का खर्च उपयुक्त मद पर किया या नहीं गया है और फिजूल खर्ची तो नहीं की गई है आदि की जांच करता है। अभी मैंने बताया ना कि जितने भी भ्रष्टाचार काम हुए हैं सबकी जाँच कौन करता है? सीएजी कैग करता है। आगे है और क्या कार्य है? वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण जैसे स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षण करता है। स्थानीय निकाय माने क्या होता है? जो आपके नगर पालिका होते हैं, नगर निगम होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, आपके ग्राम पंचायत की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पे, तो यहाँ पर भी जितने भी सारे काम होते हैं करोड़ों रुपए के, उनकी भी जाँच जो है यदि राज्यपाल महोदय जी निवेदन करें यानी आदेश करें तो वह इनकी भी जांच कर सकता है। और राष्ट्रपति महोदय भी यदि किसी भी संस्था, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, ओएनजीसी हुआ, सीआईएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, ऐसी सभी बड़ी बड़ी कंपनियों की जांच करने के लिए राष्ट्रपति महोदय भी उसको आदेश दे सकते हैं। तो सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट अधिकारी है वो। आगे क्या है? अच्छा वही चीज़ है,
रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण यानी जो वह रिपोर्ट बनाता है वह कहाँ भेजता है, किसके सामने देता है, किसको बताता है भैया कि मैंने इस चीज़ पर रिपोर्ट बनाया है, आप इसको स्वीकार करिए। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहले वह जब रिपोर्ट बनाता है तो किसको देता है, राष्ट्रपति महोदय को देता है, यानी कि सीधे वह संसद में नहीं भेजता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे हम लोग कि जो आपके महान्यायवादी होते हैं वो जो होते हैं अपनी रिपोर्ट संसद में देते हैं, लेकिन यह जो होता है सीधे राष्ट्रपति महोदय को देता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद की लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किस समिति के समक्ष, लोक लेखा समिति। हमने इस पर भी पिछले वीडियो में अच्छे से बताया, समझाया और आप लोगों को पढ़ाया है। अगला है राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट वह राज्यपाल को सौंपता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी राज्य सरकारें हैं यदि वह उनकी जांच करता है तो जो रिपोर्ट बनाता है वह किसको देता है, राज्यपाल महोदय को देता है। और राज्यपाल महोदय उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, यानी वह विधानमंडल जो विधानसभा होती है उसमें उसको प्रस्तुत करते हैं, उस पर चर्चा होती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सूची। अब तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन कौन बने हैं उनके बारे में हम समझेंगे। जो हमारे पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक लगातार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। और वो भी कौन थे, पहले थे। तो ध्यान रखिएगा, पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव। इस समय 14वें नियंत्रक परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 8 अगस्त 2020 से बनाए गए हैं, वर्तमान में ये हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब देखिए, एक इसमें है अधिपत्र यानी वारंट किसे कहते हैं, वह पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, यानी ऐसे अधिकारी जिनको डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय जी अपने पद पे धारित करते हैं। ऐसे कौन कौन से पद आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान दीजिएगा, पहला पद कौन सा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा कौन सा है, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। जो न्यायाधीश होते हैं उनको सीधे राष्ट्रपति महोदय रखते हैं। और कौन होते हैं, राज्यों के राज्यपाल। जो राज्यपाल होते हैं ये भी सीधे कहाँ से भेजे जाते हैं, केंद्र सरकार सिफारिश करती है और इनको सीधे राष्ट्रपति महोदय भेजते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए विशेष मार्गदर्शन मिला था राजू सर से, जो कि सरकारी अध्यापक हैं एमपी सरकार में। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, बड़ा ही मेहनत करते हैं हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो प्लीज़ कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल का ग्रोथ बढ़ाइए, हमारे चैनल को और भी विकसित करिए ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।